राकेश फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रिज्म करेंगे। पिछले क्लास में खगोलीय दूरबीन किया था और आज हम लोग प्रिज्म करेंगे, जो 5 नंबर के क्वेश्चन में फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है। ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो प्रकाश से क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो आपका प्रकाश रे ऑप्टिक्स है, क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की है, उससे क्वेश्चन 100% 5 नंबर वाला मिल जाएगा। तो देख ही रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं न्यूनतम विचलन। इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, उसका व्यंजक एवं न्यूनतम विचलन जो होता है उसका व्यंजक प्राप्त करें। तो जो प्रिज्म है वो होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे कि प्रिज्म द्वारा अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो प्रिज्म होता क्या है, और उसके द्वारा न्यूनतम विचलन जो है जब प्राप्त करेंगे तो वो न्यूनतम विचलन क्या होता है। तो इस बात को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मतलब हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को, है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। तो प्रिज्म ऐसे बनाते हैं, तो प्रिज्म मतलब देखेंगे बुक में तो इस तरीके से बना रहता है प्रिज्म, लेकिन प्रिज्म ये नहीं होता है। प्रिज्म इस तरीके से होता है। जो आपका प्रिज्म है वो ये प्रिज्म इस तरीके से होता है। इसको ऐसे बनाइए। ये पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, है ना, और इस पे ये सतह जो है वो चौकोर टाइप का बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, ये भी एक त्रिभुज पीछे बना रहे हैं, तो ये एक त्रिभुज पीछे बनेगा। इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो होता है आपका, तो इसमें देख रहे हैं ये वाला सतह जो दिख रहा है, ये वाला सतह जो है ABC, अगर मैं इसको लिखूं आगे वाला सतह ABC, तो यही रहता है कहीं पे भी चित्र में इसी को बनाए रहता है।
लेकिन सही मायने में इसके अंदर जो सतह होता है त्रिभुज सतह ये वाला होता है और पीछे वाला ये होता है, ठीक है ना। ये वाला सतह जो होता है ये, अगर इसको हम ए डैश, इसको बी डैश, इसको सी डैश, इस बिंदु को लिख दें तो ए डैश बी, ये तो देख रहे हैं ये चौकोर सतह है, आयताकार सतह है। ये आयताकार सतह इसका अपवर्तक सतह होता है। तो ये वाला सतह जो होता है अपवर्तक सतह होता है ना। किरण यहां से आती है, मतलब किरण मान लीजिए इसके ऊपर आई ऐसे, ये आती है ना, और यहां से निकलती है, अपवर्तन होकर के यहां से निकलती है ऐसे। तो जिसको आप निर्गत कोण कहते हैं वो ये होता है निर्गत कोण, निर्गत किरण। तो इसको निर्गत किरण कहते हैं। और यहाँ पे आपतित किरण होता है। तो ये जो आपका इसके अंदर जो ए डैश बी एक ये हो गया, और ए डैश सी ये दोनों है ना, ए डैश सी, इसको अपवर्तक सतह कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसी से अपवर्तित होती है ना। ये भी अपवर्तक सतह है, एक के ऊपर आपतित होती है, दूसरे से अपवर्तित होती है, इसे अपवर्तक सतह बोला जाता है। या तो किरण इसके ऊपर आपतित होगी तो इससे निकलेगी, या इसके ऊपर आपतित होगी तो इससे निकलेगी। इसलिए इसको, इन दोनों को ए डैश बी और ये जो आपका है ए डैश सी ये वाला है ना, ये वाला जो सतह है, ये वाला सतह, तो ए डैश सी को अपवर्तक सतह कहते हैं, या ए डैश बी को अपवर्तक सतह कहते हैं। हमेशा प्रकाश की किरणें यहीं से यहाँ पे आपतित होती है तो यहाँ से अपवर्तित होगी, या यहाँ पे आपतित होगी तो यहाँ से अपवर्तित होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो निर्गत किरण होता है वो इससे निकलता है अगर इसके ऊपर किरण आपतित होता है, या इसके ऊपर किरण अगर आपतित होगा तो यहाँ से निकलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जो अपवर्तक सतह होता है वो त्रिभुज नहीं होता है ना। जो बुक में बनाया रहता है तो उस तरीके से बनाया रहता है, और इसके ऊपर किरण आती है ऐसे रहता है। तो ये जो किरण आ रही है वो ये वाला सतह है ना। आपको आगे वाला केवल एबीसी जो दिखता है वो बनाया जाता है ना। ये एबीसी जो दिखता है, जो उसका अनुप्रस्थ काट जो सामने से दिखता है उसको केवल बनाया जाता है चित्र में। और यही जो दोनों सतह है, ये वाला सतह और ये वाला सतह, ए डैश बी और ए डैश सी दोनों एक दूसरे से इस तरीके से झुका हुआ है, इस तरीके से, है ना। और उसके बीच का जो कोण है ये वाला कोण है ना, उसी को कहते हैं अपवर्तक कोण, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं इसको। अपवर्तक सतह को रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। और एंगल ए जो है, मतलब इसके बीच का जो कोण है BAC जिसको बोल सकते हैं, BAC जो एंगल है, दोनों इसके बीच का एंगल है। मतलब ये जो सतह है, सतह से घिरा हुआ अपवर्तक सतह के बीच का कोण, ठीक है ना। अपवर्तक सतह ये क्या है, अपवर्तक सतह ए डैश बी तथा ए डैश सी के बीच का कोण, ठीक है ना। इसी को अपवर्तक कोण कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, है ना। इसी को अपवर्तक कोण कहते हैं। एंगल, प्रिज्म ऑफ एंगल इसी को बोलते हैं। अपवर्तक कोण है और इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है, मतलब प्रिज्म का कोण कहा जाता है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होता है अपवर्तक कोण, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म का कोण, इसको प्रिज्म का कोण कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। तो ये हो गया आपका
प्रिज्म के बारे में इतना जानना है जरूरी कि ये वाला जो कोण है आपका वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, प्रिज्म का कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अपवर्तक कोण कह लीजिए या अपवर्तन कोण कह लीजिए, एक ही बात है। कहीं कहीं अपवर्तन भी लिखा रहता है तो अपवर्तन भी बोल सकते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। तो ये प्रिज्म के बारे में अगर आता है प्रिज्म किसको कहते हैं तो ये लिखेंगे किसी तो दिख ही रहा आपको, मैंने जो पहले बताया था कि प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ समतल पृष्ठ है ना। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक, ये पूरा का पूरा ग्लास का बना होता है अगर, तो ये कांच का बना हुआ है तो पूरा कांच का माध्यम पारदर्शक माध्यम हो गया, को प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। और उसमें जो कोण होता है तो कोण के बारे में अगर पूछा जाए कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं तो बोलेंगे अपवर्तक सतहों से घिरे, अपवर्तक सतह जो है उससे उसके बीच घिरे कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है, ठीक है। और समतल जो पृष्ठ होता है उसी को अपवर्तक सतह कहते हैं। तो दो समतल पृष्ठ मतलब ये समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, इसको अपवर्तक सतह बोला जाता है। प्रकाश की किरणें हमेशा उसी के ऊपर आपतित होती है। तो ये है प्रिज्म के बारे में। अब इसके बाद करेंगे हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो उसका चित्र बनाएंगे अभी प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन का। तो ये देखिए प्रिज्म आपका कैसा है, एबीसी प्रिज्म है, तो प्रिज्म बना लेते हैं, है ना। पूरा नहीं बनाते, केवल सामने वाला जो अनुप्रस्थ काट होता है वो बनाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिज्म एबीसी, ये प्रिज्म बना लिया आपने एबीसी अनुप्रस्थ काट। इसका कोण ये जो है वो कोण हो गया आपका प्रिज्म का कोण हो गया। तो दोनों जो सतह है उसको, ये जो सतह है ये वाला सतह अपवर्तक सतह, ये वाला सतह अपवर्तक सतह, दोनों के बीच का कोण जो ये है उसको प्रिज्म का कोण कहते हैं, है ना। अब इसके ऊपर मान लीजिए प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण किस तरीके से आपतित हुई है, प्रकाश की किरण, है ना। तो इसको कहेंगे आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे। ये हो गया आपतित किरण। अब किरण जब आपतित होगी तो इस सतह पे आपतित हो रही है, हवा से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। इधर क्या है, हवा है, और ये तो आपको प्रिज्म पता ही है कि कांच का, ये कांच का बना हुआ है, तो यहाँ पे कांच लिख देते हैं, और इधर फिर से हवा है ना। इसको अगर आप पहला माध्यम N1 बोलिए तो कांच हो गया, दूसरा माध्यम N2, और फिर हवा, तो पहला हवा पहले भी था पहले माध्यम में, तो हवा के अंदर हमने एक प्रिज्म को रख रखा है। अब ये बात बताइए कि यहाँ पे जो हमने ये बोला कि जब ये किरण आपतित होगी तो अपवर्तन का नियम जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही है प्रकाश की किरणें, तो अपवर्तन के नियम का पालन करेगी। और अपवर्तन कैसे होता है तो आपको पता है, जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब है उसकी दिशा में मुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो आपतन बिंदु है इस पे अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो आपतन बिंदु, ये किरणें मान लीजिए मैंने ले लिया P, और जो बिंदु है यहाँ पे आपतन बिंदु वो ले लिया, है ना। तो ये आपतन बिंदु पे क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, इस वाले सतह पे लंब खींचेंगे। तो लंब खींचिएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये लंब जो है हमने खींच दिया। अब लंब जो खींचा तो इस लंब की दिशा में ये किरण कैसे जाना चाहिए था, आपतित किरण, तो आपतित किरण एकदम सीधी निकलनी चाहिए थी ऐसे। ये किरण जो है वो एकदम सीधी निकलनी चाहिए थी, इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, है ना। ये किरण इस तरीके से निकलनी चाहिए। आपतित किरण अगर ये नहीं रहता प्रिज्म तो सीधी निकल जाती। अब सीधी नहीं निकल करके क्या होगी, यह अभिलंब की दिशा में मुड़ेगी, मतलब इधर नहीं जा करके इस अभिलंब की दिशा में मुड़ेगी। और अभिलंब की दिशा, ये अभिलंब हमने यहाँ पे खींच दिया इस बिंदु को मैं Q लिखता हूँ जो आपतन बिंदु है, और अभिलंब जो है यहाँ पे इसको मान लीजिए मैं N दे देता हूँ, है ना। तो अभिलंब जो है यहाँ पे और जो प्रकाश की किरणें किधर जाएगी, तो इधर नहीं जाकर के इस अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगी। अभिलंब की दिशा तो ये वाला अभिलंब है, तो ये किरण इधर आएगा, है ना। ये किरण इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में मतलब अभिलंब की दिशा में आएगा। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में, हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो किरणें मुड़ जाएगी और ये किरण जो है इस तरीके से अपवर्तित होकर के
इस तरीके से अपवर्तित होकर के आएगी। तो ये जो यहाँ से जो इस बिंदु पर जब आपतित हुई तो जो हमने लंब बनाया उस लंब के दिशा में देख रहे हैं, यहाँ से उस दिशा में मुड़ गई और यहाँ आई। अब यहाँ पे जब किरण आएगी इस बिंदु पर तो फिर से क्या होगा, अब हो गया यहाँ से चला तो यह अंदर कांच था। एक माध्यम में जब भी प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो हमेशा सीधी दिशा में चलती है। कांच के अंदर यहाँ से मुड़ गया क्योंकि हवा से आया था। एक माध्यम में देखिए हवा में जब तक रहा एकदम सीधा है, उसके बाद हवा से कांच में जाएगा तो ये अपवर्तन के नियम का पालन करेगा। विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगा, और अभिलंब की दिशा में मुड़ा तो फिर कांच में है तो कांच में जब तक रहेगा सीधा चलेगा। अब फिर से कांच में से हवा में आ रहा है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो जो अभिलंब होता है उससे दूर भागती है। तो यहाँ पे भी अभिलंब बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे और यहाँ पे अभिलंब बनाइएगा तो इस वाले सतह पे बनाना पड़ेगा अभिलंब आपको इस तरीके से। ये अभिलंब बना दिया हमने, है ना। तो ये अभिलंब है, इसको मैं मान लीजिए n डैश लिख देता हूँ। ये वाला दोनों जो है दोनों लाइन मतलब ये अभिलंब और ये अभिलंब कहाँ कट कर रहा है तो इसको O लिख देते हैं, है ना। ये कट कर रहा है एक दूसरे को। अब ये वाला जो कोण है ये जो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको तो आपको पता है आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतित किरण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। ये वाला कोण को I1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जब वो अपवर्तित होती है, ये अपवर्तित किरण है, आपको पता है Q, इसको मैं इस बिंदु को R लिख देता हूं। तो QR जो है अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण जो है वो लंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे, इसको हम R1 लिख देते हैं पहला सतह के लिए, है ना। तो R1 हो गया। अब ये किरण जब यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये किरण कुछ कोण बनाएगी, है ना। ये वाला कोण बनाएगी जिसको आपतन कोण कहिएगा। तो ये तो कोण आपतन, क्योंकि ये किरण आ रही है इस सतह के लिए, एसी सतह के लिए ये किरण आपतित किरण हो जाएगी। और फिर से सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो ये किरण कैसे निकलनी चाहिए थी, ये किरण निकलनी चाहिए थी सीधी ऐसे, लेकिन अब क्या होगी, लंब से दूर भागेगी। ये इस लंब से दूर भागेगी, तो लंब से दूर भागेगी मतलब ये किरण उधर नहीं जाएगी, इधर आएगी, लंब से इस तरीके से दूर भाग जाएगी। तो इसको कहते हैं निर्गत किरण, है ना, इमर्जेंट रे बोलते हैं, है ना, इमर्जिंग रे या इमर्जेंट रे, है ना। तो ये जो निर्गत किरण है जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है, फिर से उसको या तो आप कह लीजिए निर्गत किरण है तो उसको क्या बोल देंगे, निर्गत कोण बोल देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब निर्गत किरण होगा तो इसको निर्गत किरण बोलते हैं, और निर्गत किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो निर्गत कोण बोलते हैं। इसको ई से निर्गत है ना, इमर्जेंट है तो ई से संकेत करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n डैश, और ये वाला जो कोण है टोटल, है ना, इस कोण को निर्गत कोण कहते हैं, ई से संकेत करते हैं इसको, ठीक है ना, टोटल कोण को। तो ये आ गया आपका। अब ये वाला कोण को मान लेते हैं कि ये R2 है, इधर R1 है तो R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको R1 R2 मान लिया तो मतलब ये जो I1 है ना, ये I1 है, ये R1 है, ये R2 है, या इसको आप I2 भी मान सकते हैं। कहीं कहीं बुक में I2 माना रहता है, तो जैसा है I2 अगर मानना चाहते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप I2 मान सकते हैं। अदरवाइज R1 R2 मान लीजिए, क्योंकि एक तरफ R1 है एक तरफ R2 है ना। तो निर्गत किरण जो है आपका, ये जो E है, ये दूसरे सेंस में इसको निर्गत किरण को, क्योंकि ये देख रहे हैं कांच है, ये हवा है, कांच है, फिर ये कांच है, हवा है, तो इधर से जो किरण है अगर इधर से आपतित होती तो ये वाला जो कोण है आपतन कोण होता, ये वाला कोण क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण हो जाता। तो उस तरीके से इसको इमर्जेंट रे को कहीं कहीं I2 भी लिखा रहता है,
क्योंकि इधर से I1 ले रहे हैं, अगर ये किरण इधर से होता तो ये भी आपतित किरण होता, और इधर से आता तो इधर से निकलता। तो इसलिए कहीं कहीं इमर्जेंट रे जो होता है, कहने का मतलब जो निर्गत कोण है, उसको I2 के बराबर भी लिखा रहता है। तो E लिखिए या I2 लिखिए, ठीक है ना, एक ही बात है। तो आपतित किरण, अब ये इसको मैंने यहाँ पे S दे दिया, तो ये हो गया PQ आपतित किरण हो गया, QR अपवर्तित किरण हो गया, RS निर्गत किरण हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम है। अभी ये जो निर्गत किरण जो निकल रहा है, सही मायने में जो किरण आपतित हुई थी वो PQ हुई थी, ये वाला PQ। अब इसको जाना था इधर, चला गया इधर, है ना। तो इसको अगर पीछे मिलाएंगे तो पीछे कहाँ आएगा, ये वाला लाइन जो निर्गत किरण वाला लाइन है, इसको अगर आप पीछे मिलाते हैं तो कहीं यहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा, पीछे हमने मिला दिया इसको। तो जो ये लाइन, मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो लाइन था, मतलब PQ जो आपतित किरण था जिधर जाना चाहिए था उससे मुड़ गया, फाइनली जो निकला अंतिम रूप से RS के तरफ निकला। तो RS को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो जहां पे कट करता है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु है यहाँ पे, है ना, इसको M मान लेते हैं, ये बिंदु है। तो मतलब लाइन PQ ऐसे जानी चाहिए थी, PQ, है ना, ये जो PQ है ये इस तरीके से जा रही थी, लेकिन किधर मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। तो जो इस लाइन में जो ये आपका जो है RS हो गया, तो इसको पीछे जब बनाया तो ये लाइन में जितना जो विचलन होता है ना, इसी को विचलन कोण कहते हैं, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण जो है आपका, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा से उसको संकेत करते हैं, ठीक है ना। डेल्टा इस तरीके से लिखते हैं, तो डेल्टा से संकेत करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, आपका जो कोण है वो एक तो निर्गत कोण है, एक आपका आपतित किरण है, तो आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये दूसरे सतह के लिए R2 जो है आपतत कोण हो जाएगा, ये निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आधार पे हम लोग अब इसका पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद इसका हम क्या कहते हैं, व्यंजक निकालेंगे। तो क्या लिखिएगा, माना कि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, मैं समझा दूंगा साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है प्रिज्म के बारे में, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये जो किरण है PQ आपतित किरण है, इस सतह पर जो AB है वो अपवर्तक सतह है, उसके ऊपर आपतित होती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि माना कि ABC प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट है ना, अनुप्रस्थ काट जो सामने से दिखता है, तो ABC ही दिखता है आपको सामने से। प्रिज्म का चित्र तो मैंने बनाया था अलग था, ये सामने वाला केवल बनाते हैं, तो इसको अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, है ना। तो माना कि ABC प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट है, जिसका अपवर्तक सतह, अपवर्तक कोण, ठीक है ना, अपवर्तन कोण कह सकते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोल सकते हैं। तो कौन एंगल है, तो हमने कहा था अपवर्तक सतह AB और AC से जो घिरा होता है, वहां पे मैंने A बताया था, A C बताया था, उससे घिरा हुआ कोण ये वाला था, ये वाला जो कोण दिख रहा है ना, उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो हमने ये बताया था कि प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक सतह पे, चाहे AB पे या AC पे, किरणें आपतित होती है। तो मैंने AB पे आपतित किरण लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रिज्म के अपवर्तक सतह AB, ये वाला सतह AB है आपका, ये वाला सतह AB है, तो AB सतह पर किरण PQ आपतन कोण I1 पर आपतित होती है, किरणें आपतित होती है। तो जो आपतन बिंदु है Q के ऊपर लंब बनाते हैं, लंब बनाया हमने, तो लंब जब बनाया NO, तो NO के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण I1 पर, ये जो आपतित किरण है वो Q बिंदु पर आपतित जब होती है तो आपतन कोण I1 बनाती है, वही लिखा है AB पर किरण PQ आपतन कोण I1 पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के बाद अभिलंब NO की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरणें, तो आपको पता है कि वो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है। किरण सीधी जानी चाहिए थी,
क्यू एन, जो क्यू है आपका और एम, तो क्यू एम की दिशा में जानी चाहिए थी लेकिन नहीं जाती है। और क्या होता है, तो अभिलंब जो एन ओ है, हमने उस समय बताया था डायग्राम में कि ये इस दिशा में मुड़ जाती है, तो एन ओ की दिशा में मुड़ती है और किरण जो है क्यू आर की दिशा में अपवर्तित हो जाती है। कितना कोण बनाते हुए, तो अपवर्तन कोण R1 बनाते हुए। वही मैंने यहाँ लिखा है कि ये भी पर किरण PQ आपतन कोण I1 पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के बाद अभिलंब NO की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तित किरण QR अपवर्तन कोण R1 बनाती है, तो R1 कोण बनाती है, मैंने वहां पे लिखा है। और प्रिज्म के दूसरे सतह पर ये P जो QR जो अपवर्तित किरण है वो अब क्या है, यहाँ से R1 कोण बनाते हुए क्या कहते हैं, अपवर्तित होती है और अपवर्तित होकर के दूसरे सतह पर जो आपका दूसरा अपवर्तक सतह है AC, उसके ऊपर आपतित होती है। तो आपतन कोण जो है यहाँ पे, जहाँ पे ये आपतित हो रही है वो बिंदु R है। R के ऊपर फिर से अभिलंब बनाएंगे और अभिलंब जो बनाया हमने N-O बनाया है ना। तो N-O अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है, ये वाला किरण QR, तो R2 किरण बना रहा है। तो R2 के कोण पर ये आपतित हो जाएगी और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में निकलेगी तो जिधर जाना था इसको, वो QR सीधा एकदम ऐसे निकलना चाहिए था लेकिन नहीं निकला, और ये जो अभिलंब है उससे दूर भागेगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण आती है तो दूर भागती है अभिलंब से। तो इस अभिलंब से N-O से दूर भागेगी और दूर भाग करके RS की ओर निकलती है, निर्गत कोण E और या I2 बनाते हुए। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, अपवर्तन कोण R1 बनाती है तथा प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक सतह पर, दूसरा अपवर्तक सतह कौन सा है, तो AC पर, है ना। आपतन कोण R2 पर आपतित होती है, इसको AC लिख सकते हैं, दूसरे अपवर्तक सतह, इसको AC कर दीजिए। AC पर आपतन कोण R2 पर आपतित होती है। यह किरण AC सतह द्वारा अपवर्तित होकर वहां पे अपवर्तित होगा, RS की दिशा में निर्गत कोण E या I2 बनाते हुए निकलती है तथा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। तो ये आपका इसका जो हमने यहाँ पे बनाया है चित्र, उसका डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद अब इसका हम व्यंजक निकालेंगे, ठीक है ना। तो व्यंजक निकालने के लिए जो आपको यहाँ पे चित्र है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अभी इसके बाद व्यंजक करेंगे। अब देखिए व्यंजक निकाल रहे हैं, तो इस त्रिभुज में आपका कौन सा त्रिभुज है, तो ये वाला त्रिभुज QMR है ना। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। ये वाला जो लाइन है QM, ठीक है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है डॉट डॉट करके, ये वाला लाइन QM है, तो इसको QM बना दिया आपको, है ना। यहीं पे बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये जो है ये त्रिभुज है, हम ये बना रहे हैं। ये वाला है Q, ये Q है, ये R है, तो ये R बना रहे हैं, ठीक है ना। इस R से ये जो M बिंदु है, ये वाला लाइन है ना, तो ये QRM ये बना रहे हैं। ये लाइन थोड़ा सा आगे गया हुआ, ये वाला कोण है आपका डेल्टा, है ना। देख लीजिए QRM ये त्रिभुज है ना, QRM एक त्रिभुज है। ये डॉटेड लाइन वाला है QM, जो ये जो PQ सीधी लाइन थी वो वाली, और ये जो निर्गत किरण थी उसको पीछे मिलाया था तो M पे मिला था। तो आप इस कोण को डेल्टा बोले थे, तो त्रिभुज हमने बना लिया QRM, और इसको ऊपर वाला कोण जो है डेल्टा है। आपको पता है त्रिभुज अगर हम लिखेंगे तो त्रिभुज QMR में आपको पता है ये वाला जो कोण है, इसको मैंने नाम नहीं दिया है, इसको मान लीजिए मैं दे देता हूँ, क्या कहते हैं, T दे देता हूँ, ये T दे देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आपका कोण है, ये आप त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतर कोणों के कोण योग का बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण जोड़ देंगे तो, है ना, ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये वाला कोण बहिष्कोण कहलाता है। और इसको इसके बगल वाला इस कोण को नहीं लेते, ये जो दोनों कोण है ये अंतर कोणों का योग, इसके बगल वाला कोण को छोड़ के इसके दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है।
यहाँ भी तो ही है, ये वाला है बहिष कोण है, तो ये वाला कोण नहीं लेंगे, त्रिभुज में ये दोनों है ना, ये तीनों कोण बन रहा है, तो इसके बगल वाला नहीं लेकर के बाकी दोनों कोण लेंगे, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू एम आर में कोण क्या है भाई, तो टी एम आर, ये टी एम आर जो है, ठीक है ना, ये क्या है, किसके बराबर होगा, तो कोण ये वाला एम क्यू आर प्लस कोण कौन सा हो जाएगा, एम आर क्यू, ये है आपका बहिष कोण। त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, अंतः कोणों का योग। ठीक है ना, तो बहिष कोण बराबर अंतः कोणों का योग होता है किसी त्रिभुज में, है ना, तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बहिष कोण के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला। तो उसकी वजह से हमको निकालना क्या है, तो हमने कहा था विचलन निकालना है और व्यंजक निकालना है। इसके लिए तो जो आपका यहाँ पे मैंने कांच के लिए, हवा के लिए ये लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखा था, तो उसके संदर्भ में हमको उसका व्यंजक निकालना है। तो टी एम आर कौन सा कोण हो गया, डेल्टा कोण हो गया, और एम क्यू आर कौन सा कोण हो गया, तो एम क्यू आर तो ये वाला कोण है, ये वाला ऊपर वाला कोण है, देखिए एम क्यू आर, ये वाला जो खाली दिख रहा है ना। अब एम क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ये वाला देख लीजिए एन क्यू पी जो है वो वाला कोण, और पूरा अगर मैं एम क्यू ओ ले लू तो दोनों I1 के बराबर होगा। कोण एन क्यू पी, ये वाला कोण कितना है, तो I1 है, एन क्यू पी, और सामने सम्मुख कोण बराबर होता है, तो सम्मुख कोण अगर लिखेंगे तो एम क्यू ओ के बराबर होगा, है ना। ये I1 जो है टोटल सम्मुख कोण हो जाएगा, और उसमें से अगर हम ये वाला कोण R1 घटा दें, ये वाला कोण R1 घटा दें, तो R1 कौन सा कोण है आपका, OQR, तो ये वाला कोण घटाइएगा तो ये वाला कोण निकल जाएगा, ये दिख रहा है ना आपको। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं MQO में, ये जो दिख रहा है MQO में अगर RQO घटा दूं तो मुझे ये वाला कोण निकल जाएगा। तो डेल्टा बराबर जो आ रहा है MQR को क्या लिख सकते हैं, ये जो MQR है उसको क्या लिख सकते हैं, तो MQR को लिखा जा सकता है एंगल MQO, पूरा कोण MQO, ये वाला MQO माइनस RQO माइनस एंगल RQO, पूरे कोण में, ये पूरे कोण में ये वाला कोण हटा देंगे तो ऊपर वाला कोण निकल जाएगा, प्लस MRQ भी हुई है, MRQ ये वाला कोण है, ऊपर वाला फिर से ये जो खाली कोण है, तो पूरे में से MRO में, मतलब एंगल MRO में घटा देंगे कौन सा, तो ये वाला छोटा कोण जो है MRO, पूरा कोण हो गया, ये वाला दिख रहा है आपको MRO, ये पूरा कोण हो गया, इसमें से ये वाला कोण हटा देंगे तो कौन सा कोण है, QRO माइनस QR। और फिर से आप अगर देखिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि जो आपका कोण है MQO है ना, ये वाला, तो इसको लिखेंगे एंगल NQP बराबर I1 है, और ये एंगल MQO है, ठीक है। उसी तरीके से इधर से ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन सीधा लाइन है, दिख रहा है ना, MS जो है सीधा लाइन है, N डैश वो सीधा लाइन है, तो ये वाला आमने सामने का सम्मुख कोण I2 अगर ये है तो ये भी I2 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम क्या, जो I2 है आपका N डैश RS, ये है I2 या E के बराबर, और ये कोण किसके बराबर होगा, तो MRO के बराबर, सम्मुख कोण MRO के बराबर, ये दोनों जो है सम्मुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, सम्मुख कोण है। अब ये जो वैल्यू है MQO, उसका वैल्यू R1, यहां से दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर, है ना, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका, हाँ डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका MQO कितना है, I1 है, तो I1 लिख देते हैं,
है ना, माइनस आर क्यू ओ, यहाँ देखिए आर क्यू ओ, R1 है, R1 लिख देते हैं, प्लस एम आर ओ यहाँ निकाला है हमने, एम आर ओ किसके बराबर है, तो I2 के बराबर है ना, ये I2 के बराबर, और ये दूसरा माइनस क्यू आर ओ, ये R2 के बराबर है, तो ये हो गया माइनस R2, ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई, और यहाँ से विचलन कोण जो आ रहा है I1 और I2 प्लस में है तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, और R1 R2 एक साथ है तो दोनों को माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस कॉमन हो जाएगा, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, कॉमन लेते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके चिन्ह को बदल देता है ये ध्यान रखना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका डेल्टा का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब डेल्टा का वैल्यू जब निकल गया तो हम कुछ और इसके अंदर त्रिभुज जो है आपका क्यू आर ओ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज है क्यू आर ओ में, तो क्यू आर ओ त्रिभुज क्यू आर ओ में, क्यू आर ओ में क्या है आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका कोण जो है एक है आर क्यू ओ, दूसरा कोण है क्यू आर ओ, और तीसरा कोण है आपका क्यू ओ आर। देख लीजिए ये त्रिभुज है ना क्यू आर ओ, है ना, क्यू आर ओ में ये वाला आर क्यू ओ, ये कोण क्यू आर ओ, दूसरा कोण क्यू ओ आर, तीसरा कोण, है ना। देख लीजिए क्यू ओ आर एक कोण हो गया, है ना, ओ क्यू आर दूसरा कोण हो गया, और क्यू आर ओ तीसरा कोण हो गया। तो ये हो गया आपका, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो गया आर क्यू ओ की वैल्यू कितनी है, तो R1 है, क्यू आर ओ की वैल्यू R2 है, और प्लस एंगल ये वाला वैल्यू जो है आपका ये क्यू ओ आर है, ये 180 डिग्री हो गया। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जरा बताइए इसके बाद कि आपका जो ये है चतुर्भुज ए क्यू ओ आर, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए क्यू ओ आर में ये वाला कोण तो ए हो गया, तो एंगल ए लिख देते हैं जो प्रिज्म का कोण है। ये वाला कोण जो ए क्यू ओ है, एक कोण ये हो गया ए क्यू ओ, प्लस एक कोण ये है क्यू ओ आर है, तो क्यू ओ आर लिख देते हैं। एक कोण ये है क्यू आर ए है, नहीं ओ आर ए है, ओ आर ए है, तो ओ आर ए लिख देते हैं। और सबका जोड़ 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में, है ना। अब ये एंगल जो ए है वो तो नहीं पता है ना, लेकिन ये वाला कोण आपको पता है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और अभिलंब अगर है एन ओ अभिलंब है तो ए क्यू ओ 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अभिलंब है तो ये 90 डिग्री है, प्लस क्यू आर ओ, ये देख लीजिए ये क्यू ओ आर नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, क्यू ओ आर नहीं पता, लेकिन ओ आर ए फिर से ये ओ एन डैश अभिलंब है, ओ एन डैश, इसका मतलब ये वाला कोण जो है ना, ये वाला ऐसे सतह है और इसके ऊपर ये अभिलंब है कौन, तो ओ एन डैश, है ना। आप इसी सतह की तो बात कर रहे हैं, यहाँ ए है और सी है, आप किस कोण की बात कर रहे हैं, ओ आर ए, यहाँ पे इस बिंदु पे ये अभिलंब है ना। तो ये वाला कोण 90 डिग्री ही तो बनेगा, ये वाला कोण ए आर ओ है 90 डिग्री, इधर से भी 90 उधर से भी 90, तो इसका मतलब ये कोण क्यू ओ आर तो नहीं पता, लेकिन ओ आर 90 डिग्री है, ये हो गया 360 डिग्री, है ना। 90 90 180 हो गया, तो हो गया एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180 हो जाएगा, उधर 180 चला जाएगा तो सही है। और यहां से हो जाएगा आपका कोण ए
प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 अगर आ रहा है ये, तो 3 और 2 से देखिए तो इसमें ये भी 180, ये भी 180, तो बायां साइड वाला भी बराबर होगा, है ना। जब ये 180 के बराबर है तो बायां साइड वाला बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को अभी हम नहीं मिटाते हैं, ठीक है ना। 1 और 3 से क्या होगा वो कह रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं इधर, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, 2 वाला 180 इधर भी है, 180 इधर भी है, तो दायां साइड बराबर है 2 3 में, तो बायां साइड भी बराबर होगा। R1 प्लस R2 प्लस QOR, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR, ये बराबर होगा किसके, तो ये वाला इसका बायां साइड है, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल QOR, ठीक है ना। ये QOR दोनों में कट गया, तो क्या बचा यहां से, R1 प्लस R2 बराबर एंगल A। एंगल A लिखिए या केवल A लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 बराबर एंगल A आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। जो प्रिज्म का कोण है, तो प्रिज्म का कोण A आया, इसको यहां रख देंगे समीकरण में, तो ये आ गया डेल्टा का एक समीकरण आएगा। देयरफॉर समीकरण 1 से, देयरफॉर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे मान R1 प्लस R2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I1, है ना, I1 प्लस I2, इसमें मान रखने I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का मान A है ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा का मान। तो ये अभी विचलन जो आया है यही विचलन कोण है ना। तो विचलन कोण जहां पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जहां डेल्टा विचलन कोण है, विचलन कोण किसके, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का कोण। विचलन कोण आपको मैंने बताया था शुरू में कि ये वाला इधर किरण जाना चाहिए था, निकला इधर, तो अपने रास्ते से कितना भटका, तो वो दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को भटकना बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। कितना विचलित हो गया, तो ये इतना हुआ। तो ये आ गया डेल्टा का मान I1 प्लस I2 माइनस A। तो ये ध्यान रखना है कि I1 प्लस I2 माइनस A जो आया, अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अगर I2 का मान E लिखिएगा तो वहां पे E भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या दैट एम्प्लाइज करके डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस E। लेकिन ध्यान रखिएगा निर्गत किरण ही I2 लिखा जाता है, तो ज्यादा अच्छा है I2 में ही लिखिए तो ठीक है ये भी सही, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। इसको I2 मान लीजिए तो अच्छा है ज्यादा, तो उससे मतलब कंफ्यूजन नहीं होता वैसे। लेकिन ध्यान रखना है कि निर्गत किरण है तो वो E भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसका जो ये वाला है उसका ग्राफ खींचा जाता है, मतलब प्रिज्म के लिए जो विचलन है, विचलन कोण और जो आपतन कोण है उसमें ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है ना। तो प्रिज्म के लिए लिखेंगे यहाँ पे, प्रिज्म के लिए I और डेल्टा ग्राफ, ये ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ जब बनाइएगा I और डेल्टा में, इधर लेते हैं विचलन, इधर लेते हैं I, ठीक है ना, इधर लेते हैं विचलन डेल्टा लेते हैं, और इधर लेते हैं I आपतन कोण लेते हैं।
तो जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से आता है। इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है ना। मतलब क्या दिख रहा है आपको कि जो आपतन कोण है ना, मान लीजिए ये अगर मैं डेल्टा ले लूं इतना, तो इसके सामने जो अगर लाइन हम डॉटेड लाइन खींच दें तो ये वाला जो डेल्टा है, ये वाला जो डेल्टा है देख रहे हैं, उसके लिए दो वैल्यू मिल रहा है। आपतन कोण जो है आपतन, ये वाला आपको पता है कि y की वैल्यू के लिए x का वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू यहाँ है तो x का दो वैल्यू मिल रहा है ना। तो x के दो वैल्यू के लिए मतलब I1 के लिए और I2 के लिए जो डेल्टा है, यहाँ पे अगर मैं इधर विचलन लिख दूं तो डेल्टा का जो मान होता है I1 और I2 दो वैल्यू के लिए सेम होता है। क्या मतलब है इसका कि अगर आप किसी, ये वाला कोण तो दिख रहा है आपको कि कम होगा, ये वाला कोण बड़ा होगा, तो आप दो कोण पे अगर इस किरण को दो कोण पर आपतित कराएंगे, मतलब I1 मान लीजिए, ये सपोज कीजिए कि I1 की वैल्यू 30 डिग्री है और I2 की वैल्यू 50 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे अगर ये किरण आपतित होगा तब भी डेल्टा वही प्राप्त होगा, और 50 डिग्री पे जब आपतित होगा तब भी डेल्टा वही प्राप्त होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना 30 के लिए भी डेल्टा वही है और 50 के लिए भी डेल्टा वही है। तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अगर किरण, आपको कैसे पता चलेगा कि 30 के ऊपर आ रहा है कि 50 के ऊपर आ रहा है? दोनों के लिए तो डेविएशन सेम ही है ना, दिख ही रहा है। 30 के लिए भी एंगल अगर ये 30 है 50 है तो 30 डिग्री के लिए भी डेविएशन सेम है, 50 के लिए भी डेविएशन सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपतित किरण है वास्तव में 30 पे आ रहा है कि 50 पे आ रहा है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि दो किरण जो है, दो कोण, ऐसा कोण होता है जिसके के ऊपर उसका विचलन समान प्राप्त होता है। लेकिन एक ऐसा स्थिति है कि जब आप देख रहे हैं कि ये जो विचलन है घटता घटता, देख रहे हैं विचलन घट रहा है और एक न्यूनतम बिंदु पे आता है और फिर विचलन बढ़ता है, तो ये जो विचलन है इसको न्यूनतम विचलन कहते हैं, क्योंकि इससे कम विचलन नहीं हो रहा है। और न्यूनतम विचलन की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम विचलन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जिसको आप कहते हैं डेल्टा एम मिनिमम। तो वो उसके लिए देख रहे हैं एक ही वैल्यू मिल रहा है, दो वैल्यू नहीं मिल रहा है। डेल्टा एम जब हमने बनाया तो डेल्टा एम जो है हमारे लिए जो बन रहा है, और उस डेल्टा एम पे आई की वैल्यू एक ही आ रही है, ये आई केवल आ रहा है। मतलब क्या है, एक वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है इस पे जाकर के इस न्यूनतम विचलन पे दोनों वैल्यू एक वैल्यू हो जाता है। कहने का मतलब I1 और I2 की वैल्यू बराबर हो जाती है ना। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम विचलन अगर हमको निकालना है तो न्यूनतम विचलन के लिए आपका जो I1 और I2 की वैल्यू समान हो जाती है, और न्यूनतम विचलन ही आपसे कहा जाता है निकालने के लिए। तो एकदम ध्यान रखना है कि न्यूनतम विचलन का एक्सप्रेशन हमको कहा जाता है कि निकालिए। तो न्यूनतम विचलन जब हमें प्राप्त होता है, ग्राफ से पता चलता है कि अगर न्यूनतम विचलन है तो उसके लिए जो आपतन कोण है I1 और I2 एक मान देता है। ऐसे देख रहे हैं, अगर न्यूनतम विचलन नहीं है, कोई अलग विचलन है, तो उसके लिए दो कोण आ रहा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बोला था 30 डिग्री 50 डिग्री। लेकिन अगर मिनिमम है तो एक ही कोण प्राप्त होता है। तो मिनिमम विचलन के लिए आपतन कोण I1 और I2 बराबर हो जाता है, और I1 I2 जब बराबर होता है तो आपका R1 R2 भी बराबर हो जाता है, क्योंकि इधर से, अगर कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपतित किरण इधर से जाएगी तब भी वही इधर से निकलेगी, और उसी किरण को अगर हम इधर से कर देंगे, I1 I2 बराबर होने का क्या मतलब है, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाना। तो आप किरण को इधर से दीजिए तब भी इधर से निकलेगा, ये किरण को इधर से कर दीजिए तब भी इधर से निकलेगा, मतलब I1 और I2 तो बराबर ही है। तो ये इस किरण को अगर इधर से आपतित करा देंगे तब भी तो आपतन कोण I2 I1 के बराबर ही होगा, तो एकदम सेम निकलता है, मतलब R1 R2 भी बराबर ही होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने की बात है। ये जब जो मैंने समझाया वो देखिए लिखा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि विचलन के किसी मान के लिए आपतन कोण का दो मान प्राप्त होता है। विचलन के किसी मान मतलब ये डेल्टा है ना, विचलन के किसी मान डेल्टा के लिए आपतन कोण का दो मान प्राप्त होता है, I1 और I2। इसमें से एक को आपतन कोण कहते हैं तो दूसरा निर्गत कोण हो जाता है। ये आपतन कोण होगा तो ये निर्गत कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण होगा तो ये निर्गत कोण हो जाएगा।
है ना। और किस कोण पर आपतित होगा किरण ये कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए तो आपको डेल्टा, दोनों के लिए डेल्टा समान प्राप्त होगा। तो प्राप्त होता है इसमें से किसी एक को आपतन कोण तथा दूसरे को निर्गत कोण कहा जाता है। लेकिन जब ये विचलन न्यूनतम होता है, डेल्टा एम के बराबर होता है, जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता है तो उस पे I1 और I2 का मान समान हो जाता है। तो हमने लिखा है परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता है I1 बराबर I2 तथा R1 बराबर R2। ये अगर हमें न्यूनतम विचलन की स्थिति में आ गया तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने जो निकाला था एक्सप्रेशन वो बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा तो देख लीजिए। क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपने निकाला था जो रिलेशन निकाला था, चूंकि डेल्टा बराबर क्या निकाला था, I1 प्लस I2 माइनस A ये निकाला था, है ना। और एक और रिलेशन क्या निकाला था अभी, R1 प्लस R2 बराबर A, है ना, R1 प्लस R2 बराबर A ये निकाले थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, है ना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या है आपका, डेल्टा बराबर डेल्टा एम है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम लिखेंगे और I1 बराबर I2 है। तो I1 I2 है तो अगर आप I1 लिखेंगे तो I1 लिख लेते हैं और माइनस ए हो जाएगा। तो ये हो गया 2I1 माइनस ए, यहां से ये हो गया, है ना। और ए को इधर ले आते हैं, इस ए को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2I1, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 2 इधर ले आइए तो I1 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया एक रिलेशन। और दूसरा जो है R1 प्लस R2 बराबर यह है, ये दूसरा क्या है, R1 प्लस R2 तथा R1 प्लस R1, है ना, ये जो है इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यहां से क्या आया 2R1 इज इक्वल टू ए, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू ए बटा 2, ये हो गया। तो ये रिलेशन आ गया। अब स्नेल के नियम से अगर हम यहां पे लगाते हैं इस सतह पे, ये समझ में आया ना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम था, I1 बराबर I2 था, R1 बराबर R2 था। हाँ, और हमारा ये इक्वेशन आया हुआ था, है ना। ये पहले हमने निकाला था डेल्टा बराबर ये वाला निकाला था, R1 प्लस R2 बराबर ये निकाला था जो त्रिभुज और चतुर्भुज लेकर के। तो ये I1 प्लस I2 माइनस ए में रख दीजिए, डेल्टा डेल्टा एम होगा तो I1 और I2 का मान बराबर होगा तो I1 प्लस I1 माइनस ए लिख दिया यहाँ पे। और वहां से I1 प्लस I1 2I1 हो गया और माइनस ए को इधर कर दिया तो डेल्टा एम प्लस ए हो गया और I1 की वैल्यू 2 से भाग दे दी तो इतना आ गया। उसी तरीके से यहाँ R1 R2 बराबर है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो R1 प्लस R1 इज इक्वल टू ए हो गया, तो ट्वाइस R1 ए हो गया, R1 इज इक्वल टू ए बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे जो इस सतह है, इस सतह पे किरण जब आपतित हो रही है तो यहाँ पे आपको स्नेल का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू n/1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या लिखते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई क्या है, चलिए पहले इसे लिख देते हैं, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू n/1, ये आपने पढ़ा था। आई जो है पहला माध्यम में जो कोण होता है वो लिखते हैं तो हो जाएगा साइन I1 बटा जो दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है उसको लिखते हैं तो यहाँ पे साइन R1 है, या आप इस सतह के लिए AB सतह के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, बराबर ये n/1 मतलब ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो ग्लास का अपवर्तनांक है ना कांच के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, ये दिख रहा है प्रिज्म में। इसको हम कहीं कहीं पे NGA को ही मान लेते हैं, n लिखा रहता है या म्यू भी लिखा रहता है,
ठीक है ना, एन या म्यू लिखा रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एन जी ये जो है साइन I1 बटा साइन R1 जो है उसकी वैल्यू ये आएगी। अब उसका वैल्यू जो आपने जो I1 और I2 निकाला था रख दीजिए वहां पे तो आपका जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक का मान निकल जाएगा। दैट एम्प्लाइज एन और म्यू, है ना, एन या म्यू जो भी कह लीजिए, है ना, एन या म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन R1 का वैल्यू कितना आया था, a बाई 2, तो साइन a बाई 2। यही आपका एक्सप्रेशन हो गया। n लिखिए तो n भी लिख सकते हैं, साइन a प्लस डेल्टा एम बटा 2, है ना, अब बटा साइन a बटा 2। ये एंगल में डिवाइडेड है, इसके लिए 2 को कट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक जो आया, प्रिज्म जिस माध्यम का बना हुआ उसका अपवर्तनांक का व्यंजक आ गया। तो आपसे कह सकता है कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन को दिखाइए और अपवर्तनांक का, उसके अपवर्तनांक का व्यंजक निकालिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक ही आएगा। कभी कभी रहता है कि अगर लेंस बहुत पतला है तब उसका जो व्यंजक निकालिए। तो लेंस अगर पतला होता है तो आपको पता है कि जो कोण है साइन I बटा साइन R, उसमें जो साइन I है उसको I लिखा जाता है, साइन R है उसको R लिखा जाता है। तो कभी कभी वो भी लगता है अगर लेंस बहुत पतला हो, ठीक है ना, ये भी। तो ये आपका यहां तक लिखिएगा, लेकिन पतला लेंस के लिए बोलेगा तब लिख रहा हूं। यदि यदि प्रिज्म बहुत पतला है, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, थिन प्रिज्म हो, है ना, तो क्या होगा, कोण जो होगा, तो कोण I1 तथा R1 बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। देयरफॉर साइन I1 को I1 लिख सकते हैं और साइन R1 को भी R1 लिख सकते हैं। जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। और जब ये लिख सकते हैं तो आपको पता I1 का मान क्या था, तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, n का मान, देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण I1 था, ये I2 था। I1 का मान a प्लस डेल्टा एम बाई 2 आया था, ये a बाई 2 आया था। तो साइन जो है वो हट जाएगा क्योंकि लेंस बहुत पतला है, तो I1 साइन I1 के बराबर होगा। तो n बराबर हो जाएगा कितना, तो I1 बटा R1। और यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, या इसको लिख लेते हैं ऐसे, साइन I1 बटा साइन R1 ये था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो I1 बटा R1। और I1 का वैल्यू कितना था, तो I1 का वैल्यू था आपका a प्लस डेल्टा एम बटा 2, और इसकी वैल्यू कितनी थी, a बटा 2 है ना। अब इस वैल्यू को क्या करिएगा, तो यहां से क्या आ गया, n बराबर a प्लस डेल्टा एम बटा 2, गुना करिएगा, इस लाइन को गुना करिएगा तो 2 बटा a हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो गुना करिएगा कोना कोनी तो क्या बन जाएगा, गुना करिएगा कोना कोनी तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं a प्लस डेल्टा एम बटा a, है ना। अभी नीचे तो 1 है, तो कोना कोनी गुना करिएगा तो n गुना a बराबर हो गया, इससे गुना होगा तो a प्लस डेल्टा एम, a को इधर ले आइए तो हो जाएगा n a माइनस a बराबर डेल्टा एम। तो न्यूनतम विचलन का मान पतले प्रिज्म के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो a कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को ध्यान रखना है, पतले प्रिज्म के लिए होता है। पतला प्रिज्म नहीं है तो जो हमने अभी दिखाया था n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, वो होता है। पतले प्रिज्म के लिए आप ये लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिखा रहता है n माइनस 1 a, या n को म्यू से भी संकेत किया था हमने,
तो म्यू माइनस 1 ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या ऐसे भी लिखा रहता है म्यू माइनस 1 ए, है ना, या डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 ए। तो ये सीधा सीधा ये एक्सप्रेशन पूछ लेता है कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का व्यंजक होता है, इनमें से कौन होता है, म्यू माइनस 1 ए, है ना, म्यू माइनस 1 बटा ए, है ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जो न्यूनतम विचलन है वो ये हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको ये जो न्यूनतम विचलन है उसका हम एक्सप्रेशन जो है व्यंजक है वो निकालते हैं। और यही आता है आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में कि जो प्रिज्म है उससे न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म का अपवर्तनांक का व्यंजक निकालिए प्रकाश के अपवर्तन को दिखाते हुए। तो फिगर में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाते हुए बनाएंगे, है ना, जहां जहां ये वाला है। और दूसरा क्या है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में निकालेंगे, तो न्यूनतम विचलन में वही आएगा आपका n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। लेकिन अगर बोलेगा उसके बाद पतले लेंस के लिए न्यूनतम विचलन बताइए, तो पतला लेंस में आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं कहता है पतले लेंस के लिए तो छोड़ दीजिए, वहीं पे आपका n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 साइन ए बटा 2। तो ये प्रिज्म का जो प्रिज्म द्वारा हमको प्राप्त होता है एक्सप्रेशन व्यंजक उसका है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार मतलब एक बार पहले समझ लीजिए चित्र से, उसको अपने से चित्र एकदम इसका बनाने आना चाहिए, और चित्र बना करके एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, उसको अपने आप लिख लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चित्र को बनाइए और चित्र से समझ लीजिए, थोड़ा ग्राफ को ध्यान रखना है, और उसके बाद क्या करना है उसको प्रैक्टिस कर लेना है 2 बार। तो 5 नंबर के क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन में हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारा अगर 3 क्वेश्चन का जवाब देना है 5 नंबर का और उसमें 2 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है तो हो जाएगा। और आपको मैंने 2 चैप्टर और करा दिया इलेक्ट्रोस्टैट से, एक बार 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो वहां से आएगा ही। तो आपका तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, ऐसे कहिए तो सही मायने में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट से भी इस बार एक क्वेश्चन आएगा गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम हमने आप लोग को कराया था, तो वहां पे ध्यान रखना है। फिर दूसरा चैप्टर कराया, उसमें पोटेंशियल है या जो आपका क्या कहते हैं व्यंजक है, वो जो डाइपोल होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, उसका उसके ऊपर वर्क कितना होता है, उसको अगर किसी हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं वो भी आता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हमने वो सब जो कराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कैपेसिटर कराया है, वहां से आ सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर संधारित्र वाला। तो ये ध्यान रखना है कि आपको मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उतना अगर कर जाते हैं 3 चैप्टर, तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा सही से कर लीजिए। खगोलीय दूरबीन, आपका सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, लेंस मेकर फॉर्मूला और ये प्रिज्म, ये 4 में तो 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा और इसको सही से करिए। और अब जो है थोड़ा सा और भी हम क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो कराएंगे। फिर से वीडियो, क्योंकि ये सब बड़ा टॉपिक था तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और उसमें अगर मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग को अब मतलब इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और जो दृष्टि दोष है उसके बारे में करेंगे। वो छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से आते हैं, दृष्टि दोष वाला, दूर दृष्टि दोष क्या होती है, निकट दृष्टि दोष क्या होती है ना। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग, बिंदुकता अबिंदुकता जो होती है वो क्या होती है, तो वो आता है, उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चाहे थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए मन लगा करके। और कुछ बच्चे भी फोन कर रहे थे कि सर कैसे आप कर रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, जो जिनको अगर नहीं बता पाए हैं तो बता दीजिए, क्योंकि फोन आता है कि सर कैसे करा रहे हैं, तो वो बता दीजिए कि यूट्यूब चैनल से करा रहे हैं सर। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़ाइए लोगों में, और सारे दोस्तों को बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, ठीक है।